ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के साथ गद्दारी हुई, विदेशी ताकतों के कहने पर वो मैं रिकॉर्ड्स निकाल के प्रूव कर सकता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ? अचानक मुझे संदेश आया कि भिंडरांवाले जी संत जी मुझे यानी गोल्डन टेम्पल के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और ये उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बीबी जी, उनको बीबी जी कहते थे, ये बीबी जी में से बात क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये पिस्तौल का ये रखा है, ये छुरी रखा है, ये डरती है, तीर था, हाँ, तो डरती है। मैंने उनसे पूछा सीधा, आप खालिस्तान चाहते हैं? अब इंदिरा गांधी घबरा गई मेरी आने जाने में। मैंने कहा, इंदिरा जी आप ये सिखों का इतिहास जानते होंगे, ये कभी भूलते नहीं हैं और गर्दन भी देने के लिए तैयार हैं जैसे गुरु तेग बहादुर ने किया, और आखिर तक लड़ सकते हैं जैसे गोविंद सिंह ने किया। आज हम हिंदू नहीं होते, ये सरदार नहीं खड़े होते। हम जब इमरजेंसी में लड़ रहे थे, हमारे सारे लोग तो घर में बैठ के कोई माफीनामा दे रहे, ये सिख रोज सत्याग्रह करते थे। तो उसने कहा मुझसे, तुम्हारी बात सही है, अब मेरे पीछे सरदार पड़े हुए हैं और वो छोड़ेंगे। फिर मैं मुझे कहा कि वो आप गए थे वहाँ, भिंडरांवाले से मिले थे? हाँ, इसे वो तो डेंजरस आदमी है। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ऐसे ही था, मैंने एक भी नहीं देखा जिसने सच बात छापी। ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ? बीजेपी के लीडर भी संत को टेररिस्ट कहते हैं, तो फिर आपके तो बिल्कुल कोई कहे तो मुझे बताओ, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रेस रिलीज दूँ। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे कही गई वो सब इन माय ओपिनियन झूठ था। संत भिंडरांवाला के साथ अन्याय हुआ और उसको दोबारा संत की जो पद है वो उसको प्राप्त करने के लिए मदद की। जो हथियार मिले ये ज़्यादातर इन्होंने ही रखा है, किन्होंने? इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी ना भाषा में ना जब प्रचार में मैंने ऐसा कुछ सुना। कांग्रेस ने करवाया, उस तो बाद वाजपेयी गवर्नमेंट भी आई, उस बाद मोदी गवर्नमेंट भी आई। बीजेपी फिर कितने घाट रही, जो चाहे जून 84 है चाहे नवंबर 84, आप सीआईए के लिए काम कर रहे थे, ये आपके ऊपर एलिगेशन है। इतनी ताकतवर लोगों से लड़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई ताकत है। लोग कहते हैं सीआईए हो सकती है। क्यों? आप तो हिस्टोरियन हैं, आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हिस्ट्री पर कभी कोई मिट्टी डाल के आगे जा सकता है? आपने कहा संघ को भी नहीं पता कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ी बात कही यार। मैंने कहा किसको कांटेक्ट करें? मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं, जहाँ मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बता दो सिखों के बारे में, हम वही कर दें, तो आप क्या कहोगे? संत को संत बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सोनिया तो केजीबी की एजेंट थी, वो तो मैंने बहुत खुलासा किया, किताबों में लिखा है। सिविल सोसाइटी आगे आती, गवर्नमेंट होती और सिखों के ऑर्गेनाइजेशन बात करती, यानी किसी क्लोजर पर जो मैं बात कही थी कि क्लोजर, किसी चीज़ों का क्लोजर कैसे होगा? ये मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज मेरी डीएनए टेस्ट कर लो, मेरा और आपका, और देखो कि कोई फर्क आता है। संत को संत दोबारा बनानी है, इन्हीं पहचान बनानी है। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था, और जो सारी चीज़ें उनके बारे कही गई वो सब इन माय ओपिनियन। जिस दिन वो गए आपको दुख हुआ? जिस दिन नेचुरली, मैं इसीलिए कहाँ थे आप 6 जून को? मैं बेंगलोर में था। उनका फ़ोन आया था 2 तारीख 3 तारीख को।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਈ, तमाम ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ? तमाम ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ? संत भिंडरे वाले यहाँ दिल्ली आए थे जब निरंकारी का जो मामला था और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। 82? नहीं 78 79। तो उस समय हमारी सरकार ने निरंकारी को तो रक्षा दी गई, उनकी प्रतिरक्षा की, लेकिन भिंडरवाले की जो पॉपुलैरिटी है वो दिखाई पड़ा उस समय ही। फिर 1981-82 में ये खालिस्तान का प्रोपेगेंडा कांग्रेस से शुरू हुआ। और पहले वो जो कम्युनिस्ट था फिर लंदन में जाकर बैठ गया, मैं भूल गया उसका नाम, वो खालिस्तान का लंदन में शुरू किया। और फिर प्रोपेगेंडा यहाँ चली कि नानक निवास में रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर बन गया, वहाँ पासपोर्ट बनते हैं, वहाँ करेंसी बनते हैं, ये सब बातें कही। अचानक मुझे संदेश आया कि भिंडरेवाला जी, संत जी मुझे गोल्डन टेम्पल के लिए निमंत्रण कर रहे हैं और वो वहाँ के सारे लोग जो इकट्ठे होते हैं उनकी सभा में वो सब मिलने चाहते हैं, तो आप कृपया आइए। तो मैं गया था और उस समय वो वो नानक निवास के छत पर। केड़ा सन सी है ये 1983। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया, इमरजेंसी में मैंने क्या किया, बड़ी प्रशंसा की। फिर कहा देखो मैं अनपढ़ हूँ, ये पीएचडी हैं, दोनों साथ बैठे। उन्होंने बड़ी हमारी एक दोस्ती की जो परिचय उन्होंने दी और उससे वहाँ शुरू हुई। तो फिर मैंने कहा देखिए मैं दिल्ली वापस जाने के पहले ये रूम नंबर 32 जाना चाहता हूँ। किसी को नहीं पता था मैं इसके लिए आ रहा हूँ। क्यों रूम नंबर 32 क्यों जाना चाहते सी? क्योंकि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था पार्लियामेंट में ही कि रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पासपोर्ट्स बन रहे हैं, करेंसी बन रहे हैं। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, किसी 2 लोगों को कहा कि ले जाऊँ। तो मैं गया और फिर दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा खुला तो एक छोटा सा बालक, एक पलंग था वहाँ और वो चाय बना रहा था। कह रहा था मेरे मामा आएंगे अभी, उसके लिए मैं चाय बना रहा हूँ। तो इतनी बड़ी झूठ कि रूम नंबर 32 में खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ प्रिंटिंग हो रही है। तो मैं वापस आया पार्लियामेंट में और कहाँ उस समय कोई सेठी होम मिनिस्टर था, मध्य प्रदेश के थे। मैंने उनको कहा कि इतना बड़ा झूठ आपने बोल दिया है। तो
उन्होंने कहा कि नहीं आप आ रहे हैं, उनको पता लग गई तो इसीलिए उन्होंने सब खाली कर दिया। कोई प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी का, पासपोर्ट का, ये इतना जल्दी खाली हो सकता है और वहाँ फिट भी हो सकता है, ये भी मुझे डाउट है। तो उस समय से फिर एक और बार संत जी ने मुझे बुलाया था और उनको निहंग का हत्या हुई थी फिरोजपुर में। तो उन्होंने कहा कि आप पर भी हम विश्वास करता हूँ, आप वहाँ जाकर देखकर मुझे रिपोर्ट दीजिए, बिकॉज बाकी किसी को मैं, अखबार वालों को तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो मैं गया तो पता लगा कि निहंग ऊपर बस में बैठे थे, सीआरपी ने गंदूर लगा के नीचे उतारो कहा। वो भी अपना आत्मा स्वाभिमान में इन्हें एक उसको क्या कहते हैं, स्पीयर, अंग्रेजी में स्पीयर कहते हैं, ऐसा उठा के उस डर में उन्होंने गोली चला दी। बर्छा जेड़ा, और 5 लोग मर गए। तो ये मैंने आकर उनको बताया तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने कहा पार्लियामेंट में जाकर इसको उठाऊंगा। कहा कि पार्लियामेंट से कुछ होगा? तो मैंने कहा मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं तो पार्लियामेंट में जब तक हूँ पार्लियामेंट से ही करूँगा। फिर मैंने उनसे पूछा सीधा, आप खालिस्तान चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कहाँ मांगा हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा है। तो आपने तो कहा है कि खालिस्तान के बारे आपकी बहुत चलती है। इसे हाँ, मुझे आकर लोग कहते हैं कि फलाना हिंदू मिनिस्टर ने कहा कि आप खालिस्तान चाहते हैं। तो कहते हैं वो खालिस्तान देने के लिए तैयार, तो मैं ना कहूँ क्यों कहूँ? कभी मैंने मांगा है? ये दिखा दो मेरा स्टेटमेंट। और फिर उन्होंने सिख धर्म ये सब किया। फिर मैं उनकी दोबारा आया था मई में 1984, जस्ट 1 महीने के पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई। तब उनसे मैं अकाल तख्त में भी बैठा रहा, लोग आते थे, वो लोगों की समस्या को हल करता था। कोई दहेज का सवाल था, इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि आपने कोई घड़ा रखा है जिसमें पर्चा? हाँ जी, कहा ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ कि जे जिन्हां दे कतल हो रहे ने घड़े 'ਚ पर्चियां पाई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, पर्ची ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ पर्ची आ ਜਾਂਦੀ है, जो स्वामी जी की पर्ची आ गई तो स्वामी जी का कतल, मेरी आ गई मेरा कतल, इस तरह का प्रचार किया गया। तो मैंने कहा कि वो घड़ा कहाँ है? मैंने कहा देख लो। मैं वहाँ 5 दिन था, रोज जाता था प्रवचन के टाइम में, जब वो लोगों को मिलते थे अकाल तख्त में। मैंने कुछ देखा नहीं। अब इंदिरा गांधी घबरा गई मेरी आने जाने में। मैंने एक दिन पूछा उनको कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बीबी जी, उनको बीबी जी कहते थे, ये बीबी जी मेरे से बात क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये पिस्तौल का ये रखा है, ये छुरी रखा है, ये तीर था। हाँ, तो डरती है। ये क्या आप बोल रहे हो? पंजाबी में बोलते थे, मैं समझता था। क्या तुम बोल रहे हो? अभी यासिर अराफात आया, उसको गला लगाई इसने, उसके पिस्तौल पार्लियामेंट, उसके पिस्तौल था वहाँ, पार्लियामेंट में भी लेके आया था। हाँ। तो वो ठीक है, मेरा ठीक नहीं है, ये तो धार्मिक है मेरा। मैंने उनकी जो प्रवचन सुनी उसमें वो ड्रग्स के विरुद्ध में बोले, वो महिलाओं का छेड़छाड़ के बारे में बोले, और इसका बिल्कुल विपरीत प्रोपेगेंडा, और कहा कि हथियार भरे पड़े पड़े हैं। मैंने तो मैं मई में लास्ट गया था, उसके बाद मैं जा नहीं सका। मैं मेरे पत्नी सारे मेरे माँ बाप को मिलने के लिए मैं बेंगलोर चले गया था। तो उस समय उनका फोन आया था कि तुम आ जाओ, यहाँ ये सब हथियार ला रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हथियार मिले, ये ज्यादातर इन्होंने रखा है। किन्ना ने रखा है?
इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट। ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनकी ना भाषा में ना जब प्रचार में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं। और मैं हिंदू बैठा था उनके साथ, उनके जैसा वो अमरीक सिंह ऐसा कोई स्टूडेंट लीडर था, ये सब बातें ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡरेशन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। हाँ। तो मुझे लगा कोई साजिश कहीं है, तो मैं जाकर दिल्ली वापस गया था उस मई के बाद। तो मैं जाकर मिला, मुझे ज्ञानी जेल सिंह ने बुलाया था, वो राष्ट्रपति थे उस समय। उन्होंने कहा आप मुझे फ़ोन किया और पंजाबी में कहा कि तुसी इत्थे आओ। आई कुड अंडरस्टैंड, वो भी जानते थे मैं पंजाबी समझता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को मिलिए। मैंने कहा आप राष्ट्रपति हैं, मैं इस विषय पर इंदिरा गांधी से क्यों मिलूं? नहीं, वो बहुत मानती है आपको। मैंने कहा उसने इमरजेंसी में बहुत सताया। उसने कहा तुमने भी सताया उसको। तो इसीलिए एक प्रेम बनती है जब दुश्मन भी बराबर शक्ति का है। तो मैंने वैसे राजीव गांधी मेरे मित्र बन गए थे, वो बगल में बैठते थे लोकसभा में, तो मैं उनको जानने लगा। तो मैं फिर उससे अपॉइंटमेंट ली, जाकर मिला। मैंने कहा इंदिरा जी, आप ये सिखों का इतिहास जानते होंगे, ये कभी भूलते नहीं है और गर्दन भी देने के लिए तैयार हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर ने किया, और आखिर तक लड़ सकते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किया। आज हम हिंदू नहीं होते, ये सरदार नहीं खड़े होते। तो इसको ख्याल रखना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से बात करो। मैंने कहा राजीव गांधी क्या जानता है, आप प्रधानमंत्री हैं, मैं कैसे बता, मैं तो जानता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है, निर्णय तो आप करने वाले हैं। और ये चीज जरूर याद रखिए कि मैंने सुना है, ये मैं जून 1-2 तारीख की बात कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि आप मिलिट्री भेजने वाले हैं और करेंगे तो खून खराबा होगा, और सिखों तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उनका इतिहास ये है। मैंने कहा अंडमान में देख लीजिए, सबसे ज्यादा फांसी तो सरदारों को दिया था। हम जब इमरजेंसी में लड़ रहे थे, हमारे सारे लोग तो घर में बैठ गए, कोई माफीनामा दे रहे। ये सिख रोज सत्याग्रह करते थे। जेल भर गया था तो जो मुख्यमंत्री था उसने उनको लॉरी में डालकर 200 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ते आते थे, फिर वो वापस आते थे, फिर करते थे। ये कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मिलिट्री में 20% है, पॉपुलेशन 2% है। वो लोग उदासीन रखी। अचानक उस दिन एक डिप्लोमेट्स की एक पार्टी थी, यानी रिसेप्शन, किसी एम्बेसी में कोई सी गणराज्य दिवस ऐसा मना रहे थे। तो मैं गया था वहाँ, तो ये रशियन एम्बेसडर मिल गया मुझे। वही खुदा है कि मुझसे कहा कि तो उसने अंग्रेजी में मुझे कहा कि आप गए थे वहाँ, भिंडर वाले से मिले थे। मैंने हाँ। इसे वो तो डेंजरस आदमी है। मैंने कहा क्यों? इसे वो CIA ने उसको रखा है, उसको पैसा दिया है, उसको पंजाब अलग बनाने के लिए दिया है। तो मैंने कहा कि CIA कर रही है कि किस तरीके से वो जाकर वहाँ अकाल तख्त में जाकर बैठ के बात करते हैं क्या? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो उनके पास ट्रांसमीटर है, अकाल तख्त से किसी बिल्डिंग की छत पर कनेक्शन है, वहाँ से अमेरिका बात करती है। मैंने कहा मैं वहाँ गया हूँ, पूरा घुमा हूँ, मैंने कोई ऐसा मशीन नहीं देखा। नहीं। तो मुझे लगने लगा कि रशिया का दबाव कहीं है, और इसका प्रूफ था कि
वो जो वो जो एमपी था सीपीएम का, हरकिशन सुरजीत। हरकिशन सुरजीत, वो मुझसे चिढ़ता था। मैं ऐसे क्यों चिढ़ता है भाई? पता लगा कि वो भी इस प्लानिंग में था। और बाद में कई सालों के बाद राजीव गांधी ने कहा कि मुझे कि ये कहता था कि सिखों का खालिस्तान इतना फैल रहा है कि वो सारे जगह में चुनाव में भी जीत जाएंगे और फिर अलग हो जाएगा। और रशिया का भाई यही रहे, वो तो चमचा था ना रशिया का। तो ये इस माहौल में मैंने इंदिरा गांधी को यही आखिर वक्त आज भी याद है, मैंने उसको कहा कि ये मत करो क्योंकि तुम्हारी किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं वहाँ गया और अच्छा एक चीज़ है, पत्रकारों को उन्होंने खूब लपेट लिया था। ये सारी आजकल प्रेस दा रोल सारी दा इन्हीं के RAW लोग भेजने वाले लोग थे। ये जो शेखर गुप्ता आजकल क्या कुछ प्रिंट विंट कुछ चला रहा है, उसने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी हेडलाइन लगा दी। मुझे आकर उसने कहा इंटरव्यू दो। मैंने कहा वो इंटरव्यू क्यों दूं? कहा आपने कोई हथियार देखा भिंडरावाला के अकाल तख्त में कमरे में? मैंने कहा मैं तो हथियार देखने के लिए गया नहीं, मैं तो बातचीत करने के लिए गया। तो ये मुझसे क्यों पूछते हो? यहाँ इतने IB CB CDI है। नेक्स्ट डे इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन, स्वामी कहता कोई हथियार नहीं है, उसने कोई हथियार देखा नहीं। स्वामी सीज नो वेपन्स इन अकाल तख्त, इन गोल्डन टेम्पल। सारा हिंदुओं में ये फीलिंग आ गया कि स्वामी जाकर अंधा है क्या, तो हथियार तो होते ही हैं आपके, तलवार होते हैं आपके, ये छोटे मोटे हथियार तो होते रहते हैं। हाँ, तो मुझे सारा बदनाम कर दिया हिंदुओं में कि ये तो चमचा है, ये इससे पैसा खाया है, यूजुअल स्टफ जो होते रहता है, अभी भी होता है। तो मैंने उस संदर्भ में मैंने इंदिरा गांधी को कहा कि तुम ये सारे जो पत्रकार ये सारे तो विषम पैदा कर रहे हैं, इतना पॉइजन पैदा। दिल्ली दी सारी प्रेस दा रोल बड़ा एक्टिव ऐसे ही था। मैंने एक भी नहीं देखा जिसने सच बात छापी, और सबको तो खिला रहे थे ये। तो मैंने ज्ञान जी को फोन करके कहा कि कुछ मन बन गया इसका, या मजबूरी है। और उसने कहा मजबूरी क्या हो सकती है? मैंने ज्ञान जी जैल सिंह को कहा कि ये तो पारिवारिक सोवियत रूस से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने उनको ये नहीं कहा कि सोवियत रूस ने सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त किया और उसकी हत्या की। उसका मेरे पास सबूत भी है। मोदी नहीं चाहता कि सारे कागज बाहर आए, उसमें है। मैं बोलूँगा तो कहेंगे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मुझे पता था कि अब सोवियत रशिया का ये एक इंटरेस्ट था, वो तो अफगानिस्तान आ गए थे। अफगानिस्तान को उस समय तो लग रहा था कि पूरा कब्जा कर ली, और वो पाकिस्तान को उखाड़ने के लिए लगे हुए थे। हम भी उसमें सहयोग कर रहे थे उनको। पाकिस्तान आने के बाद इंडिया आने के लिए उनका प्लान था, उसमें सुरजीत इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए मैं चले गया। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई और अकाल तख्त को उड़ा दिया। मुझे पार्लियामेंट्री कमेटी जब बुलाया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे वेंकटरामन ऐसे कोई। मैंने कहा मैं नहीं जाकर देख सकता। अगस्त 24 तारीख 84 वो हमारी लास्ट सेशन थी लोकसभा की, उसके बाद चुनाव होने वाला था। तो मैं लोकसभा में मेंबर था उस समय। तो मैं कॉरिडोर से जा रहा था तो इंदिरा गांधी और धवन ऑपोजिट डायरेक्शन से आए। तो इंदिरा गांधी ने मुझे रोककर कहा तुम कहाँ हो?
मैं बहुत आपको ट्राई किया, आपको चाय में बुलाने के लिए, राजीव भी बहुत कीन था एंड ऑल दैट। मैंने कहा मैं यहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये धवन ये कहता था कि आप नहीं हैं। तो मैंने पूछा धवन को कब आपने मुझे फ़ोन किया? इसके माने इनके अंदर भी साजिश थी कि कोई मिलना मैं नहीं। ऑल्टरनेटिव, हाँ, क्योंकि मेरा प्रभाव इंदिरा गांधी पर था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में इसकी मैंने ऐसी तैसी कर दी कि वो मुझे बहुत मुझे तो उसने कहा इमरजेंसी भी मैंने तुम्हारे कारण नहीं हटाया था, जब तुम पार्लियामेंट में आ गए वहाँ बोल कर चले गए, पकड़ नहीं सके हम। तो उस समय मैंने उसने झूठ बोल दिया। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा मुझसे तुम्हारी बात सही है, अब मेरे पीछे सरदार पड़े हुए हैं और वो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे बुरा लगता कि मैं जिन्हें बात जो बताई आप सुनी नहीं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा ना कुछ हो। उसमें मैं आ गया था। तो इंदिरा उसको पता सी कि सिख पता मारनगे, था कि सरदार मारने वाले हैं। अब फिर भी सिखां दी सिख सिक्योरिटी सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। उसने हटाने के लिए प्रयास की, वो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी थोड़ा कह देता हूँ, उस पर मैं आज भी रिसर्च चल रही है। उसको हटाने के लिए आईबी तो रिपोर्ट दे दी थी, और स्पेशली ये दो लोग, ये जो बहुत बात कर रहे हैं, क्या वो बेअंत सिंह सतवंत सिंह। से, हाँ, सतवंत सिंह। तो मैं एक दो बातें इसमें संबंध में बताना चाहता हूँ। तो सोनिया की माँ आई हुई थी, उसने कहा कि आप सिखों को पूरा हटा दोगे तो मेरी बेटी को मार देंगे वो यूरोप में, तो हटाना नहीं। किसने इसको सिखाया? माँ को, सोनिया की माँ को उनको कहने के लिए, मैं नहीं जानता। बट इतना जरूर मेरा रिसर्च बताती है कि सतवंत सिंह बीएसएफ के जो कंटोनमेंट है ग्वालियर के पास, वहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई थी, और उसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता था। तो एक दिन उसने बहुत थप्पड़ मार दिया, किसी का दांत टूट गया ऐसा, तो उसको एफआईआर रजिस्टर हो गई, सस्पेंड हो गई। तो आपका एक अतिंदर पाल सिंह कोई एमपी था, एमपी पहले पटियाला, बाद में बना, पटियाला तो, हाँ पटियाला, 89 च बने। वो पत्रकार था भोपाल में। तो यतेंद्र पाल सिंह इस लड़का को, सतवंत सिंह को ले गया अर्जुन सिंह के पास। अर्जुन सिंह और कम्युनिस्ट और सोनिया तो केजीबी के एजेंट थी। वो तो मैंने बहुत खुलासा किया, किताबों में लिखा है। केजीबी के जो पहले थे, अब तो केजीबी नहीं है, अब क्योंकि रशिया, सोवियत यूनियन टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, उसमें अब रशिया ही है, उसमें केजीबी है ही नहीं। तो केजीबी की पर इंक्वायरी करने वाली जो महिला थी, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए आई बाद में, तो मुझसे मिल गई, तो उसकी किताब उसने मुझे दी। उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी केजीबी एजेंट, उसको पैसा मिलता था, ये सब किताब में लिखा है। स्टेट विद इन अ स्टेट, तुम गूगल में जाओगे तो मिल जाएगा, स्टेट विद इन अ स्टेट। डीप स्टेट कहने ਅਸੀਂ, डीप स्टेट नहीं कहा, स्टेट विद इन अ स्टेट, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डीप स्टेट कह ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। हाँ, उसमें उन्होंने ये लिखा है। राहुल का भी ट्रेनिंग हुआ केजीबी में, वो भी लिखा है। तो राहुल की उम्र तो बड़ी छोटी सी उदों, तो फिर ट्रेनिंग की बात है ना वो पर ये सारे 92 माने 22 साल का लड़का था, ऐसा नहीं है। वो 1970 में पैदा हुआ, और ये पुस्तक लिखी गई 1992 में। अच्छा, ਰੌ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं, ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, हाँ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पढ़ूंगा, आपने कह दिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ में ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਰੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ 78 ਚ, 85 ਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਦਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ नहीं सी। मैं पढ़ के ही कह सकता हूँ आपसे कि का क्या अर्थ था, परंतु जब मैं मिला उनको 83 में, भिंडरावाला बिल्कुल स्वाधीन हो गए थे और वो उम्र में कम थे, 25 या 35। भाषा में वो थोड़ा उग्र होते थे, परंतु एक बार मेरे साथ जब मैं वो फिरोजपुर से आया था निहंग के सवाल पर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करने वाले हो। तो मैंने कहा मैं तो पार्लियामेंट ही जाकर बोल सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, इन्होंने जानबूझकर किया, इस पर कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये कभी ना करें। मैंने ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कभी कहे, क्योंकि तो वो तो सरकार है। तब उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुओं को 50 मार दें तो कैसा होगा। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ हिंदू बैठा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे पहले गोली मारो। तो हंसने लगे, तुम इसको कैसे सीरियसली ली? मैं आपको देख रहा था आपकी रिएक्शन क्या होगी, और आप तो उतना ही बहादुर निकले जैसे मैं तो। एक ही बार ये बात आई थी हिंदुओं के मन, बट मैं जानता हूँ कि ये जो हमारे आजकल एमपी हैं पंजाब से, जिसका पिताजी की हत्या हुई थी, रवनीत बिट्टू। नहीं, वो बहुत सालों के पहले की बात कर रहा हूँ। वो पत्रकार थे, मैं चंडीगढ़ में थे। उसका अभी बेटा मिनिस्टर मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, हाँ तिवारी, मनीष तिवारी, विश्वनाथ तिवारी उन्होंने पिता का नाम। हाँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, राज्यसभा। राइट। उसको पूछा जाना चाहिए, परंतु मैं बोलना चाहिए कि नहीं जानना, पर तो वो उन्होंने जरूर मुझसे कहा। मैं समझता हूँ इतिहास के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि जब उनकी पिताजी की हत्या हुई, सारे भिंडरावाला ने मारा। उन्होंने कहा कि भिंडरावाला ने मेरी माँ को फोन करके कहा कि बड़ी खेद की बात है, अच्छे आदमी थे और हमारी अकाल तख्त से कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भिंडरावाले ने मनीष तिवारी के मदर को कॉल किया। हाँ। वो पीजीआई में डॉक्टर होते थे। हाँ। उनकी मदर। अच्छा। तो ये मुझे कहा, अब मुझसे उसको पब्लिक करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता, परंतु मैं तो समझता हूँ इतिहास में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहना कि वो सब हिंदू को देखते गोली मारने वाला था, ऐसा नहीं था। और उनके प्रवचन में भी उसने कभी हिंदुओं के खिलाफ बोला नहीं। मैं जब जहाँ था, मैंने 2 बार सुनी और उनको बताए बिना मैं आया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रवचन में बैठ के देखो और बताओ। तो सो एनीवे, मैं एक सवाल करदा कि ये नैरेटिव ने 3-4 तरह के नैरेटिव ने। फर्स्ट नैरेटिव संत सी। सैकेंड नैरेटिव संतां नूं सिखां ने 20वीं सदी का महान सिख का दर्जा दिता। अकाल तख्त ते सिख इकट्ठे होए, उन्होंने कहा 20वीं सदी का महान सिख संत है। तीसरा नैरेटिव स्टेट है जिहड़ी कहंदी है संत टेररिस्ट सीगा। तुहाडे लई संत कौन सीगे? तुहाडे लई संत की सीगे? स्टेट को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो जो कमांडर इन चीफ था उसने सुंदर जी, उस समय कमांडर इन चीफ था, मद्रासी, उसको जानता था मैं। उसने इंदिरा गांधी को कहा कि ये सब लड़के हैं, कुछ नहीं है, इसको तो मैं तो अकाल तख्त को, गोल्डन टेम्पल को 2 घंटे में फ्री, 2 घंटे में, और टैंक को लाना पड़े, टैंक चलाए, सब सराउंड करके, ये सब करने के बाद उसको 4-5 दिन लगी। तो मैं ये कहता हूँ कि
ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? हाँ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਸੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ वो ਸੇंट ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ देखो, अभी आम तौर पर सब अखबार से जाते हैं, अब तो सब भूलने चाहते हैं। मैं भी समझता हूं कि हिंदू और सिख अलग कैसे हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं वो पुरानी बात कहना चाहता हूँ, नखून और ये मांस का रिश्ता है, ये सारी चीजें वो सब चोट तो है ही। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो तो हाँ, बयानबाजी है, करते रहो। हाँ, हाँ कुछ किया नहीं उस समय जब करना था। हीलिंग टच ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ कि हाँ हाँ नहीं, मैं कहता हूँ कि जब ये हो रहा था तब विरोध करना था। आज लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आज भी हिंदुओं को क्यों इतना लोग पसंद नहीं करते। मैंने कहा कि आपने उस समय किस साइड में थे? आरएसएस में जो इनके पहले जो सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि तुम्हारी वहाँ सिख मानते हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे, तो ये हिंदू और सिख को दोबारा एक कर दो। अब प्रॉब्लम था कि आरएसएस तो कोई फतवा नहीं दी या कोई आदेश नहीं दी कि तुम भिंडेवाला का विरोध करो। और अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का भविष्य के लिए हिंदू सिख को यूनिटी कैसा करना, मैं तो ये नहीं कभी मान सकता हूँ कि सारे हिंदू ऐसे थे। हिंदू भी गुमराह हुए थे, और जिन हिंदुओं ने कितने यहाँ 3000 सिखों को दिल्ली में अन्य जगहों में मारा, इसका आज तक फैसला नहीं हुआ कोर्ट में। अब आपके वकील क्या कर रहे हैं ये भी नहीं जानता। मैं इसमें पढ़ने चाहता था, मैं वकालत करने चाहता था इस पर आपके लोग जो हैं यानी सिखों लेंगे के जो वकील हैं वो चाहते थे कि मैं ना हूँ, क्योंकि उनके लिए एक मोनोपोली बन गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ संघ को कि किसी तरीके से ये जो लोग थे, और ये भी क्या जेनोसाइड डिक्लेयर होना चाहिए? जेनोसाइड, हाँ मैंने कहा इसको जेनोसाइड में करोगे तो फिर दिन प्रतिदिन की सुनवाई में खत्म हो जाएगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन में फैसला हो जाएगी। पर क्यों मैं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? हाँ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ, जिस- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। yes। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਜੂਨ 84 ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ 84? जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे मैं बीजेपी में नहीं था, मैं बीजेपी में तो 2013 में आया। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। हाँ आरएसएस के साथ हमारी संबंध रही, और उन्हीं की सिद्धांत मैंने जाकर चाइना से कैलाश मानसरोवर खुलवा दिया, जो कोई बीजेपी वाला कर नहीं सका या प्रयास भी नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी को तो करना ही चाहिए। हम तो वैसे भी शून्य हैं आसाम में, पंजाब में कोई चुनाव का तो सवाल नहीं है, अब तो राष्ट्र का सवाल है। 20% सिख हैं हमारे आर्मी में, उनके दिल में सब में कुछ होगा ही, और जो हुआ दिल्ली में उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं दिल्ली में था। मैंने भी कई सिखों को बचाया, हाँ अपने गाड़ी चलाकर। कई बड़े फेमस भी हो गए हैं आज, वो बिजनेसमैन सब हो गए हैं। और उस समय उनको मैंने ठहराया मेरे अपने घर में, और लोग आए थे तो मैं गेट में खड़ा होकर कहा पहले मुझको करो फिर जाओ, फिर चले गए वो। ये इसमें कांग्रेस की नेतृत्व थी। भिंडेवाला का हम नहीं कह सकते कि बादल की नेतृत्व थी या लोंगेवाल की थी। ये सब साधु लोग थे। आई मीन बादल को मैं कम चाहता था, बट लोंगेवाल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। वो तो संत थे, आई मीन बड़े साधु टाइप आदमी थे, बड़े नम्र सोहन। तो मैं ये कहता हूँ कि हमको आज इसको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने चिट्ठियाँ लिखी, कई लोगों को मैंने छुड़वाया भी। जब भिंडेवाले के लोग आए थे कि 7 साल जेल में रह चुके हैं, हमारे पासपोर्ट नहीं देते हैं, सब मैंने चुपचाप किया, क्योंकि अभी भी
विदेशों में पागल लोग हैं जो कहते हैं कि खालिस्तान बने। खालिस्तान तो हम कभी मान नहीं सकते। सिखों के बिना हम कैसे रह सकते हैं? यानी 20% आर्मी है, वही हम यानी मतलब की बात करेंगे तो हम कहेंगे 20% आर्मी के लोग हैं कि उनको अलग देश देंगे? क्या बात कर रहे हो? देश कैसा रहेगा? देश पहले भी नहीं रहता यदि गुरु गोविंद सिंह नहीं होते। तो इसीलिए खालिस्तान तो कभी नहीं मैं मान सकता। उसको स्वायत्ता भी देनी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की भी बात नहीं मैं मानूंगा। परंतु सिखों के साथ जो अन्याय हुआ है और जो इतिहास अभी भी लिखी जा रही है, उसको सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है। यह आज की सबसे बड़ा और जब मुझे कोई पावर मिलेगी, बीजेपी में तो मुझे मोदी के सिवाय किसी और को पावर है ही नहीं, और मैं अलग से बैठ के उसको भी झाड़ रहा हूँ कि तुम ये पॉलिसी गलत है, तुम्हारी इकोनॉमी फेल है। ये तो मैं डरता नहीं हूँ। चाहिए तो हमारी पार्टी से निकाल दें और देखें कि मैं और भी मुसीबत पैदा करूँगा। तो वो उसकी चिंता नहीं है कि पोस्ट नहीं मिली, मिनिस्टरशिप नहीं मिली। परंतु मैं कहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में ऐसा संघ भी इसी राय के हैं, परंतु उनको पता नहीं किस तरीके से आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं इसको सवाल को लेकर बातचीत शुरू की। आपने कहा संघ को भी नहीं पता कैसे आगे बढ़े, ये बड़ी बात कही आपने। मैंने कहा बिल्कुल, किसको कांटेक्ट करें? वहाँ लोग, लोकल लोग तो कोई है। लोकल लोग में आरएसएस के लोग हैं, मुझे बोलते रहते हैं आओ आओ। मैंने कहा किस अधिकार के साथ आऊँगा मैं? मोदी तैयार होना चाहिए ना। अब ये फार्म के लिए 1 साल लगी उनको। आप तब भी बोलते रहे। हाँ, मैंने विरोध किया था। मैंने कहा कि इसको ये बहुत अच्छा है तो जो बीजेपी की सरकार है उसमें लागू कर दो और दिखा दो कि कितना सुंदर है ये रिफॉर्म। पंजाब को छोड़ दो। वह जिद नो, पर आखिर में झुकना पड़ा ना, और इसको वापस लेना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये भी समझना चाहिए कि सिखों के साथ अन्याय हुआ, ये भूलने वाले नहीं है, इसको मिटाना है। अच्छा, एक गल दसो, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੋਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मेरा सवाल मैं हिंदी च कर देना जो तुम इंग्लिश में बोलिए। हाँ, तो मैं कि आप करैक्टर जैसे भिंडरांवाले करैक्टर है इंदिरा गांधी, आप जो एक फिनोमेना है, फिनोमेना क्या है कि 46 में खालिस्तान का मता पहले हरकृष्ण सरजीत ने डाला, ने सिख होमलैंड वर्ड था तब। 46 में एसजीपीसी में भी खालिस्तान का मता डाला। उसके बाद इसके पूरा कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पानियों का मसला था, जैसे चंडीगढ़ पंजाब को मिले, पंजाबी बोलते इलाके पंजाब के हों, एक फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई थी ये कह दिया जाए। आनंदपुर का मता बेसिकली, अगर उसमें ज्यादा डिमांड देखोगे आप, कि हमारा धार्मिक कीर्तन दूरदर्शन से चलना चाहिए, हमें जहाज में कृपान लेके जाने का जो हमारा धार्मिक चिन्ह है वो है ना, संविधान में है। जी हाँ, ये सारी चीजें पर बाद में। तो ये जो पूरा फिनोमेना था वो तो ड्रेस नहीं हुआ आज तक वो, और उसके बिना संत और इंदिरा पर बात करना तो कोई ठीक है, वो बड़े वो थे। देखिए, इन चीजों में तो दो पक्ष होते हैं ना। सिखों ने भी कितना पहल किया है। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बने, नहीं कर सकते थे। वो सोनिया गांधी के इतने डर थे कि मुझसे भी, मैं उनका क्या 40-50 साल का दोस्त हूँ। दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, दोनों प्रोफेसर रहे हैं। इसने उम्र में मेरे से ज़्यादा होने के कारण जब मैं प्रोफेसर बनना था तो इन्होंने मुझे प्रोफेसर बनाया आईआईटी में। मैं हार्वर्ड छोड़ के आया था उस समय, तो मैं इतना अच्छा जानता हूँ। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने धन्यवाद दिया, पर आप क्यों नहीं बोले? जब मैंने कहा हमारी तो दूसरी स्वभाव है। तो मैं कहता सिखों को, इंटेलेक्चुअल्स हैं जगह में, मिनिस्टर्स हैं, ये सबको इकट्ठे होकर एक जगह में एक अपना एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए कि ये जो इश्यूज थे, मैं ये कह रहा हूँ ना कि सिखों में कुछ नहीं, दस्तावेज इश्यू तो आज तक एड्रेस नहीं हुए ना। दोबारा क्यों हर जून 84 पर लोग इकट्ठे क्यों? तो आप अभी दबाव लगाना, सिखों को भी दबाव लगाना चाहिए, इन इश्यूज को पहले साफ करो।
क्योंकि अगर इशू रहेंगे तो संतों की जगह कोई और संत आ जाएंगे। खालिस्तान का कभी ये जो नहीं, उन्होंने भी नहीं मांगा था केजरीवाल, नहीं मैं कहता हूँ केजरीवाल जो है ये तो भड़का रहे हैं आपको। ये तो चुपचाप नक्सलाइट है, इसको लोग पता नहीं है कि नक्सलाइट है। इसकी जो भूमिका मैं सब जानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आज खालिस्तान को तो हम कभी नहीं मान सकते, इसमें लड़ना तो लड़ेंगे। उसके देश का बहुत बंटवारा हो गया, अब आगे बंटवारा नहीं है, अब जो चले गया उसको लेने की बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इश्यूज थे उन्हीं की बिना पर आगे जो खालिस्तान की एक्सटेंशन, मान लीजिए 86 में वहां पर ऐलान हुआ, आपको पता है ना कि अकाल तख्त पर बाद में ऐलान कर दिया गया खालिस्तान का। संतों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, 84 तक कुछ भी नहीं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, पढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर अकाल तख्त पर अटैक होगा तो इसको नींव माना जाए खालिस्तान, ये उन्होंने बोला था कि अगर होगा। वो हुआ तो इशू तो वैसे ही खड़े हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी भी रही, वो तो सारे ये इशू ड्रेस करने में आपने भी कभी वो तो आप यथास्थिति को बता रहे हैं। इसको अगर इशू ड्रेस नहीं होंगे तो फिर नहीं, आपके दिमाग में बात ये है कि हिंदुओं को करना चाहिए ये। नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार को करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल सिविल सोसाइटी आगे आती, गवर्नमेंट होती और सिखों के ऑर्गेनाइजेशन बात करती। यानी किसी क्लोजर पर जो मैं बात कही थी कि क्लोजर, किसी चीजों का क्लोजर कैसे होगा, तभी क्लोजर होगा ना। रिकंसिलिएशन कैसे, जैसे अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन बने, तभी होगा ना जब आप बात करोगे भाई ये गलत हुआ, ये ठीक हुआ, ये हम ठीक। ये मैं मानता हूँ ट्रुथ कमीशन होना चाहिए, क्योंकि कागजों में जो बातें मैंने देखी है, मिनिस्टर होते 91 में 1991 में जब मैं चंद्रशेखर के मिनिस्ट्री में था, तब से मैं कह सकता हूँ कि वो बाहर निकलेगा तो सच आ जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंस लोग भी गुप्त में काम करते हैं, तो वो कोई सरकार को जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। वो तो पता है कि इंदिरा गांधी भी नहीं देखेगी उसको, तो उसमें सब है। तो ट्रूथ कमीशन में आना चाहिए, और फिर उसमें सिख क्या चाहते हैं और हिंदू क्या करेंगे, इस सब की समझौता होनी चाहिए। ये आपको ये नहीं लगता कि जो ये इशू, जैसे जो पंजाब के इशूज थे, जैसे वाटर का इशू है, वो तो हिंदुओं का भी है, वो तो सब प्रांतों में है। चंडीगढ़ पंजाब को मिले, ये हिंदुओं का भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू सिख वाला भी जो खड़ा किया, नहीं ये जो हिंदू सिख वाला खड़ा किया गया, ये पूरा प्लान्ड था कि आप इस लड़ाई को, जो इश्यूज पर लड़ाई है, पानी इश्यूज वाली लड़ाई पर एक हिंदू सिख लड़ाई बना दो उसको। नहीं, वो तो दुनिया चाहती है। कनाडा में बैठ के क्या हो रही है, कौन कर रहा है वो, उसके पीछे क्या है, मैं सब जानता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं सिखों की चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसको दूर करनी है। सिखों को भी लगना चाहिए। माफी मांगनी है तो माफी भी सार्वजनिक माफी तो टेक्निकल माफी मनमोहन सिंह ने मांग ली। नहीं, वो माफी नहीं है, वो माफी दिखना चाहिए। उससे ये सब दूर की बात है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी तरफ से एक ही बात है, हम खालिस्तान नहीं मानेंगे कुछ भी हो, क्योंकि इतने साल लड़कर आपकी मदद से भी, यानी सिखों की मदद से भी हमने, और रणजीत सिंह ने क्या नहीं किया। रणजीत सिंह ने तो कमाल कर दिया, उसने तो सोमनाथ का दरवाजा भी उठा के लाए थे देने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ इतिहास, जो सही इतिहास है उसके अनुसार हम दोनों अलग नहीं हो सकते। अलग होंगे तो हमारा ही, हिंदुओं का ही नुकसान होगा। सिखों का क्या भला होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आसपास में सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। पाकिस्तान कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो सिखों का ज्यादा दुश्मनी है दिल में, मैं बता रहा हूँ। मैं छोटा सा एक और उसमें सप्लीमेंट्री कर रहा हूँ कि मान लीजिए चुनाव हो गया, 97 में चुनाव हो गया पंजाब में, उसके बाद 2002 में कैप्टन की सरकार, फिर बादल सरकार, फिर अभी कैप्टन 10 साल बादल रहे, 10 साल हो रहे। उन सालों में तो पीस था, पंजाब में पीस है, सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कोई इशू नहीं है खालिस्तान का। फिर भी वो इशू क्यों एड्रेस नहीं हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या एजेंडा है। ये सरदारों से पूछो ना। नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगी, करना तो सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करें, बन तो लिखे चिट्ठी, एक भी चिट्ठी नहीं लिखा। तो क्या इसमें आपके देखते हैं कि ये किसी की पॉलिटिक्स है, उनकी भी पॉलिटिक्स है। सब भूलने चाहते हैं
कहते भूल जाओ, हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये हुआ, उसमें भी ये हुआ, ये तो पर आपको चलता लगता है है। ऐसे- जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, अब यहूदी वहां रहने लग गए हैं और उनकी सरकार आपको लगता में- है ऐसे साइकी से चीजें, आप तो हिस्टोरियन हैं, आप तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिस्ट्री पर कभी कोई मिट्टी डाल के आगे जा सकता है? वो तो देखो, जहां तक सरदार है मिट्टी डाल के कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति इतनी लंबा है। वो जो गया था उधम सिंह, जो लंदन गया, उसने जाके ये कोई साधारण बात है? तो आप लोगों ने सरदारों ने जो अंडमान में दिखाई बहादुरी, सुभाष चंद्र बोस के तो अधिकांश सोल्जर्स तो सरदार थे। तो मैं तो जानता हूँ कि सरदारों को ये सामना नहीं करोगे, ये सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो वो भूलने वाले नहीं है। ओके, तो हमारी भलाई के लिए करना है। अब मैं पोजीशन में नहीं हूं करने के लिए कि ना मैं सिख का प्रतिनिधि हूं ना इनकी प्रतिनिधि। नहीं, आप बोल्ड माने जाते हैं, आप अरे बातें मैं बोलता कहते हूं, हैं, मैं तो सब जगह आप बोलता जो हूं। बातें कहेंगे उसका असर तो होगा। मैं आप कर नहीं सकते, आप कह सकते हैं। मैं भिंडरावाला को टेररिस्ट नहीं मानता हूं। इसमें कितने मेरे ऊपर लोग टूट पड़े, बट तो फिर भी मैं कहते रहा हूं, क्योंकि मैं वहां वो था। संत थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। हाँ? वो संत थे, टेररिस्ट नहीं। संत थे 100%। और जो भाषण देते थे वो सिखों की अच्छा के लिए करते थे, अफीम के खिलाफ बोलते थे, शराब के खिलाफ बोलते थे, महिलाओं की छेड़छाड़ के बारे में बोलते थे। और मेरे सामने उन्होंने मैं कितने महिलाओं को मदद की ये भी मैंने देखा, अकाल तख्त में बैठ के, उसके बगल में बैठ के। तो इसीलिए संत को संत बनाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के साथ गद्दारी हुई, वो भी कहने के लिए मैं विदेशी ताकतों के कहने पर वो मैं रिकॉर्ड्स निकाल के प्रूव कर सकता हूं। किसने बैन सिंह और सतवंत सिंह को इंदिरा गांधी को मारने के लिए साजिश की, वो भी बाकी है। मैंने बता दिया। काओ एक रिपोर्ट देके गए थे, शायद वो कहते हैं 2025 में शायद जनतक होगी। हाँ, काओ की एक रिपोर्ट है। हाँ, काओ के वो मैं जानता हूँ, रॉ के जो, हाँ, रॉ के मैं उसको जानता था। मैं ये कहता हूँ कि बहुत चीजें निकलनी है, वो तो अलग बात है, परंतु ये इतना ही सिद्ध करेगा कि सिखों के साथ अन्याय हुआ, परंतु उससे आपको वो तो पहले इस्टेब्लिश हो ही चुका है। हो ही चुका है। आपको क्या चाहिए? हिंदुस्तान की संविधान के अंदर, और हम तो आपको हिंदू मानते हैं, आप मुझे सरदार मान लीजिए। इस पर मैंने आना था। मैं ये कहता हूं कि परंतु हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, हमारा भी नुकसान होगा। अब एक जो आप बात कह रहे हो, ये पिछले समय में क्या हुआ, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अलग अलग जगह आपकी सरकारें बनी हैं, तो जो खालिस्तान का तब एक कॉइन होगी टर्म, उसमें एक हिस्सा है जो लगातार इस पर बात करता है। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस अकाली दल के साथ हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम में हैं। अब वहां पर यह बात चलती है कि भाई जब हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, खुले पर हो सकती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो सिख राष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती? ये बात ये क्यों आपको लगता है कि ये भावना अगर फिर ऐसी किसी भी, जब हम संविधान में ये है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, संविधान में तो यही लिखा हुआ है ना, हम एक राष्ट्र हैं, लिखा है। ये सारे फेडरेशन सब बकवास है। क्यों हम गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं? स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, पर हिंदू राष्ट्र तो नहीं लिखा है ना। हिंदू राष्ट्र लिखा ही नहीं, परंतु इतना जरूर लिखा कि हिंदू माने सिख, बुद्धिस्ट और जैन। धारा 25 की जो प्रोविजो है, इसी पर तो सिख 47 के बाद धारा 25B पर लगातार इस पर सिखों ने एतराज जताया है। नहीं, देखो हिंदू 25B की हम अपनी मैरिज, आनंद मैरिज एक्ट के तहत, उसके बाद ये हुआ भी कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ अम्बेडकर से भी नाराजगी रही। पहले हिंदू नाम जो है, ये हमारे जो पुराण है जो इतिहास लिखती है, उसमें है कि हिमालय के ही और हिंदू सागर के इंदु, ये जोड़कर हिंदू बनती है।
अंग्रेजों ने आकर पागल कर दिया हमें कि वो सिंधु को हिंदू नहीं बोल सकते थे, इसीलिए हिंदू हो गया, और सब बकवास है। आर्य द्रविड़ा बकवास है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के अनुसार हम सब एक ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो नेहरू इतना कुछ वो सारा नेहरू लिख रहे हैं, वो तो पंडित थे। ऐसे पंडित भी होते हैं जो जिनको हम भ्रष्ट कहते हैं। हम जेटली के खिलाफ मैं लड़ा था, वो भी पंडित ही था। मैं इसमें नहीं जाता हूँ। पंडित होता गुणा। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा है 3 जगह में गीता में कि कोई पैदा होता नहीं है ब्राह्मण, कोई पैदा नहीं होता है क्षत्रिय, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसकी जो गुण है उसके अनुसार गया तो वो होता है ब्राह्मण। जैसे ब्राह्मण होता है जो ज्ञानी है, त्यागी है, माने कुछ अपने के लिए कुछ गरीब जैसा रहता है, भिक्षा लेकर रहता है, और साहसी है, वो डरता नहीं है किसी से। पर ये जो बाहरी हमलावर लोग आते थे, हाँ, अब कोई नहीं आया। नहीं, वो तो हिस्ट्री है सर की। अरे कौन सी हिस्ट्री बात कर रहे हो? यहाँ आक्रमण करके हाँ। अरे उनका क्या परसेंटेज है? आर्यन कोई नहीं आया, सब बकवास है। ये अंग्रेजों का जानबूझकर। द्राविड़ शब्द आदि शंकरा ने पहली बार बनाई। त्रविद माने जहां 3 तट जुड़ते हैं। और उनको पूछा गया, जब वो पैदल गए कश्मीर तक, रास्ते में बिहार में मंदना मिश्रा जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनसे मिलकर वो शास्त्रार्थ करते थे कि मैं डिबेट में जीतूंगा तो तुम हिंदू बनोगे, और मैं हारूंगा तो तुम्हारी बुद्धिस्ट रिलीजन मैं अपना लूंगा। तो उस पर उन्होंने सारा बुद्ध भारत को हिंदू भारत बनाया। हिंदू बने सनातन धर्म हिंदू। अब पर दलितों के सारे स्कॉलर हैं जो सब मुझसे डिबेट करा रही है, उनको बुलाकर। मैं तो ये तो कहा जाता है ना कि हिस्ट्री है, जो इतिहास है। मैं कहता हूँ कोई हिस्ट्री नहीं है, सब झूठ है। सर मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। कहा जाता है कि हिस्ट्री की तो इंटरप्रिटेशन होती है ना, व्याख्या है, किसी भी चीज की व्याख्या। मैं स्वामी की व्याख्या कर रहा हूँ, स्वामी मेरी व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं कि या तो आप किसी की व्याख्या कर दो, नहीं कोई आपकी कर देगा, वहीं रोक दो। तो ये ऐसा है कि हिस्ट्री की पहले जो व्याख्या हुई, अब आपकी एक व्याख्या है। नहीं, मेरी तो मैं तो उसीलिए मैं नहीं, फैक्ट नहीं है, मैं उसीलिए कह रहा हूं आप खुद को डिबेट करो मुझसे। मैं कहता हूं कि आज मेरी डीएनए टेस्ट कर लो, मेरा और आपका, और देखो कि कोई फर्क आता है। ये तो होकर जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, यानी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ जेनेटिक्स। मैं यही कह रहा हूं, मान लीजिए डीएनए एक है जो आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक हम मान लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला वाला इशू पर आपने ट्वीट किया कि उसका सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ किया? नहीं, आपने ये कहा कि गुजरात के साथ वो क्या कैसे कहा? मतलब वो सिद्धू मूसेवाला को आप पहले जानते थे या ये अभी पता चला? मैं उसका नाम ही नहीं जानता था। उसको देखा कि, और मैंने पढ़ा कि उसका सिद्धू मूसेवाला जट सिख था। हाँ, जट सिख। एनीवे उसका सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया या कम कर दिया। तो फिर मैंने कहा ये जहाँ भी होता है वहाँ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को पहला अक्यूज बनाना चाहिए। सर आप कहते रहे कि भिंडराम वाले संत थे और अच्छे लोग थे, कांग्रेस ने उनको बदनाम करके, या कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स थी, केजीबी के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा किया। पर वहीं जिसको आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, आरएसएस को, उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग थी वहां पर पंजाब में। आपको कैसे पता है? और उस समय मैं नहीं कह सकता। उस समय आप उनके साथ इन टच नहीं थे? नहीं थे। मैं बचपन में आरएसएस शाखा जाता था, फिर मेरे फादर ने कॉन्वेंट स्कूल भेज दी मुझे, और फिर मैं अमेरिका चले गया, और जब वापस आया तब मेरे माँ ने मुझे याद दिलाई कि तुम 7-8 साल तक तो तुम शाखा जाते थे। वो तुर्कमान गेट के पास ही था, वो महाराजा रणजीत सिंह रोड एक है वहाँ। अब तो सारे हमारे गवर्नमेंट के प्रेमिसेस सबको तोड़कर उन्होंने जेपी हॉस्पिटल बना दी। तो आरएसएस ने अपना रिकॉर्ड देखा, वो वैसे भी मेरे विचार उनके जैसे ही थी। हम एंटी कम्युनिस्ट, हम प्रो मार्केट, और हिंदू के लिए एक एकता पैदा करने के लिए ये कास्ट वास्ट। तो
उस समय के सरसंघ चालक मुझे उनके लोगों को भेजा और वहाँ से फिर मैं एटम बॉम्ब हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। इंदिरा गांधी बहुत चिढ़ी उस पर, पार्लियामेंट में मुझे बड़ा बदनाम करने की कोशिश की। तो इस तरीके से बिल्ट बिल्ट का फिर इमरजेंसी में हीरो हो गया। अब पता नहीं अब हमारी नहीं, इमरजेंसी का हमें याद है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, याद है। तो लोंगेवाल तो सबसे ज़्यादा इसकी प्रशंसा करते थे। तो तो मैं धीरे ये कह रहा धीरे हूँ कि वहां धीरे पर जब आप बोल रहे थे वहां पर भी हाँ, तो आरएसएस के हेड होंगे तब पंजाब में, हाँ, तब किसी ने, नहीं क्योंकि उनकी मैंने नहीं पोजीशन बिल्कुल अलग थी। मैं किसी नहीं पंजाब में वो उनकी पोजीशन वो तो बीजेपी आरएसएस की बिल्कुल डिफरेंट थी। वो नहीं संत मैं को हाँ वो मुझे टेस्ट उस करते हैं। समय बिजलीवाला के मामले पर यहाँ वाजपेयी था, वाजपेयी मेरा शत्रु था और उसने उसने माहौल ऐसा बना दी कि ये कुछ सब लोग मुझे गाली दे रहे थे। पर आज भी देखिए संतों के नाम पर किसी ने टी शर्ट डाली है, हाँ जम्मू कश्मीर में पर्चा हो गया, हाँ कई और जगह जहां पर संत को कोई सेलिब्रेट कर रहा है उस पर पर्चा हो जाता है। बीजेपी के लीडर भी संत को टेररिस्ट कहते हैं, तो फिर आपके तो बिल्कुल कोई कहे तो मुझे बताओ, मैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रेस रिलीज दूंगा कि कहना गलत है। कि संत की जो टी शर्ट डालता है उस पर कोई पर्चा कोई नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली गलत कुछ नहीं है। संत को संत दोबारा बनानी है, इन्हीं पहचान बनानी है। संत तो मेरे दिमाग में है कि वो संत था और जो सारी चीज़ें उनके बारे कही गई वो सब इन माय ओपिनियन झूठ था। और वो जो प्रचार प्रवचन करते थे उसकी टेप रिकॉर्डिंग है तो उसको सुन लो। उन्होंने सिर्फ ड्रग्स के बारे बात की, जो भी 3 प्रचार में गया, पहले में ड्रग्स की बात की, अफीम को सरदार नहीं हो सकता, वो अफीम लेगा तो अमृत शिकाया जा सिखों हाँ को अमृत शिकाते थे। हाँ कोई मुझे जो गात्रा पहनते हैं सिख, अमृत फिर शिकाया। उन्होंने कहा शराब का विरोध और तीसरा महिला को छेड़छाड़। तो इसको संत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। तो फिर आज के, मैं कह रहा हूँ उस टाइम भी ये आरएसएस और बीजेपी में विरोध था, आज भी, आज के टाइम भी आरएसएस और आरएसएस में जो पर्सनालिटी बनता है ना उस पर डिपेंड करता है। ओके, रज्जू भैया बन गए, वो तो मेरे खिलाफ थे, इसीलिए मैं जनता पार्टी में बना रहा। 2013 में मोहन जी ने आकर को मुझे कहा कि सारी बातें तो तुम सफल भी होते हो, जैसे मैंने चाइना से जाकर बात करके कैलाश मानसरोवर, हाँ उसको खुलवा दिया, जो कोई नहीं सोचता था। इंदिरा गांधी भी हैरान हो गई थी, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो मैं तो उन्होंने ये मुझे कहा कि तुम हमारे खिलाफ बहुत थे। मैंने तो इनका बहुत गाली देता था क्योंकि ये छोड़कर चले गए मुझे, और वाजपेयी जैसे शराबी ऐसे लोगों को ज़्यादातर। आपने फिर कभी आपने आरएसएस के बड़े लोगों को ये कहा है कि संत ये थे, आपको पोजीशन बदलनी चाहिए? मैं तो रोज नहीं, उनकी मीटिंग में कहा है? हाँ मीटिंग में कहता हूँ कि वो संत थे, मैंने ये नहीं कहा आपको बदलना चाहिए, वो तो मेरा अधिकार नहीं है। लोग अपने विचार रख दीजिए, परंतु मैं तो ओपनली कहता हूँ। कभी मैंने हिचकिचाया कितने जगह में, कभी भी लोग कहते हैं तुम बंदर के साथ मिले थे, हाँ मिला था। फोटो छपते हैं, यानी ट्विटर में बहुत फोटो चलती है मेरा और संत बैठ के बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ थैंक यू, मैं इससे कुछ मुझे शर्म नहीं है। मुझे तो आनंद है कि मैं इसको जानता था, ये जिस दिन बहुत बड़ा संत बन सकता है। जिस दिन वो गए आपको दुख हुआ? जिस दिन नेचुरली, मैं इसीलिए कहाँ थे आप 6 जून को? मैं बेंगलोर में था। उनका फोन आया था 3 तारीख को कि आने के लिए। मैंने कहा अभी मैं अपने माँ बाप को देखने के लिए आया हूँ, अभी नहीं आऊँगा, जून एंड में आऊँगा। परंतु उनको बोलकर गया था मई में कि ये फौज भेजेंगे, इसमें मत पड़ो। वो कहता है वो तो बात ही नहीं करनी चाहती है मेरे साथ। नहीं, मैं फिर भी आप पब्लिकली बोलिए कि मैं बात करनी चाहता हूँ। मैंने कहा कि लोग समझेंगे मैं झुक गया हूँ। मैंने कहा वो तो होगा ही, इसे लोग तो बोलने वाले लोग तो बोलते रहेंगे। तो सीता के लिए भी एक ने कह दिया कि ये तो रावण के साथ रही बहुत दिन, ये तो अशुद्ध है। हमारे समाज में तो सब बोलते हैं ना, लोकतंत्र इसीलिए है कि सबको पसंद है अपनी बात बोलने के लिए। तो ये मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस से
दोबारा ये मेरी बात होगी 14 तारीख अन्य विषयों पर, और मैं देखता हूँ कि इस बात को भी उठाऊं कि अब टाइम आ गया है सिखों के साथ। कि हाँ, क्योंकि हमारे देश के खतराएं ऐसे हैं, इसका दूसरे लोग फायदा नहीं उठाना चाहिए। और जोड़ तो है ही इसमें क्या, और वो करने वाले इंदिरा गांधी थे, हम क्यों इस पर अपने अपनी छाती पर ले। तो हमारी, और उस टाइम क्या गया ना कि अडवाणी ने जो किताब लिखी माई कंट्री माई लाइफ, उसमें भी वो कहते हैं कि हमने प्रेशर डाला इंदिरा पर कि जल्दी ब्लू स्टार करो। हाँ, वो तो अब तो मार्गदर्शन मंडल में है, उसको गौशाला कहते हैं। अडवाणी कहाँ है इसमें, क्यों? अब उन दिनों में ये तो 2 सीट ही जीते थे 1984 में, सिर्फ 2 सीट। ये राम मंदिर आने के बाद ही सीट्स बढ़ने लगे। फिर मेरी जो नेशनल हेरल्ड और 2G इस भ्रष्टाचार केस से दोबारा अपनी नाम बनी, नहीं तो पिट रहे थे हम। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, लोग अपनी राय व्यक्त की सोचे बिना। मैं शुरू से एक ही बात पर हूँ, मैं कई चीज़ बदल सकता हूँ। कल तक मैं चाइना का दोस्त था, आज मैं बड़ा शत्रु हूँ क्योंकि वो हमारी ज़मीन में आ गए। परंतु यहाँ जहाँ है, मैं इससे कभी बदलूंगा नहीं कि भिंडरावाला संत के साथ, संत भिंडरावाला के साथ अन्याय हुआ और उसको दोबारा संत की जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए मदद करनी चाहिए। एक बंदी सिंह जो तब के हैं, जो इनको 38 साल हो गए इस बात को, 38 साल हो गए, कोई 25 साल से है जिन्होंने बाद में कुछ एक्शन कर दिए, जो बंदी सिख हैं जो हाँ, मूवमेंट में बंदी तब थे, उसके लिए मैंने उसमें वो अंदर आज भी जेलों में, जैसे जगतार हवारा है वो तिहाड़ जेल में है, जैसे बलवंत राजवाना पटियाला जेल में है। तुम्हारी तो ये मोदी सरकार के साथ भी हमेशा सिख बात का, आप कहते हो सिख बात नहीं करते, सिखों ने बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट के सामने रखे। उनके करें तो मैं क्या करूं, मुझसे जो बात किया उनको तो मैंने छुड़वा दिया। वो आए थे, अगर आपके पास अभी डेलीगेशन लेके आप आरएसएस से बात करवाएंगे उनकी? अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अन्य चीजों में लगा हूं और लोग समझेंगे कि मुझे और कोई काम नहीं है। मैं जिसमें लगा हूं उसको पूरा करने के बाद मैं ही बता दूंगा। उस समय तो आप खुद भी रख सकते हैं ये बात, जैसे 14 को मैं तो कितनी बार मैंने बोला बंदी है, सिंहों पर मैंने कितने लोगों को, मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, जब राजनाथ था होम मिनिस्ट्री, हमने कितने लोगों को पासपोर्ट्स वापस करवाई। लंदन अमेरिका गया था तो वो सैन होजे में वहाँ गुरुद्वारा में जाकर उन लोगों ने परंतु ये मुझे कोई ये धमका नहीं सकता है कि हम खालिस्तान चाहेंगे। मैं खालिस्तान कभी मानूंगा नहीं, इस हिंदुस्तान का और खंडित होना मैं कभी नहीं मान सकता। और मैं तो शुरू से राष्ट्र के लिए ही मैंने लड़ाई की है। मैंने इमरजेंसी में भी राष्ट्र के लिए लड़ाई की। मुझे चाहिए तो इंदिरा गांधी मुझे अपने कैबिनेट में लेने के लिए तैयार थी। मैंने क्योंकि मेरे माँ बाप कांग्रेस के थे और मेरे तमिलनाडु में जो भी कांग्रेस बनाया उसमें कामराज के बाद उनके कामराज के गुरु थे, वो मेरे पिता के ग्रैंडफादर थे। तो ये इस बैकग्राउंड में मैंने किया। मैं तो किसी को, ये सब मेरी दिमाग में आई है, मैं कर रहा हूँ जो मैं सच समझता हूँ। और इसलिए भिंडरावाला के जहाँ तक है, उसके संत भिंडरावाला जैसे आदरणीय कहना चाहिए, उनके लिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में दोबारा वो जगह देनी चाहिए जो उसने जो बातें कही है और उसके साथ जो ठप्पा लगाने की कोशिश की गलत तरीके से, उसको हटाकर उसकी मान्यता देनी चाहिए आपको। जब आप ये बात आप बहुत बड़े पैमाने पर कहते हैं कि केजीबी का सारा ऑपरेशन था, केजीबी का मदद थी। जब केजीबी की आप बात करते हैं तो जो लेफ्ट के लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हरकिशन सुरजीत, नहीं वो आपके ऊपर कहते हैं कि क्या आप किसी एजेंसी के था, ठीक है, स्वामी जी सीआईए से हैं, देखो आप सीआईए के लिए काम कर रहे थे, ये आपके ऊपर एलिगेशन लगता है। किसको बोलने से कैसा होगा, कुछ आधार देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि रशियन एम्बेसडर ने मुझसे बात की थी कि ये भिंडरावाला सीआईए का है और ये देश को अलग करने में लगा हुआ है एंड ऑल दैट। तो मैं तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और केजीबी का रिश्ता सोनिया गांधी से है, ये तो मैंने पुस्तक का जिक्र किया। एक पुस्तक दिखा दीजिए जहाँ
कोई अमेरिकन ने कहा कि स्वामी CIA का एजेंट है, या कोई इंग्लिशमैन है, कोई भी है, कोई इंडियन है, उसमें एक ही बार किसी ने कहा, वो है संजय वो क्या है वो स्पोक्समैन, उसने कहा, तो मैंने केस डाल दिया उस पर। उसने माफीनामा चिट्ठी लिखी, तब मैंने छोड़ा उसको। ये एक परसेप्शन आपके बारे में, कोई किसी कहे तो कह दीजिए स्वामी को लिख कर दे दीजिए, और मैं केस डाल दूंगा और फिर उसको सताऊंगा, समझे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब आप पीछे तो सीता के बारे में भी लोग कहते थे कि वो रावण के साथ सोती थी, तो उसके लिए मैं क्या चिंता करूं, मैं रामचंद्र जी नहीं हूं। पर जी, पर आप जब आप लड़ते हैं, जैसे आप यूपीए के खिलाफ, कम्युनिस्ट हूं उसमें, सर मेरी सवाल तो सुन लीजिए, जब आप जैसे आप कांग्रेस के खिलाफ लड़े है ना, उनकी सरकार थी, आपको कोई डर नहीं, बेडर होके पूरे योद्धा बन के लड़े आप, ठीक है? अब मोदी हैं, उनसे भी आपका पंगा पड़ गया तो बोलते हैं आप, खुल के बोलते हैं जो तो कहते हैं स्वामी के पास ऐसी कौन सी ताकत है, स्वामी कहां से ऐसी ताकत लेते हैं कि सरकारों से हर कोई डरता है? तो इनके पीछे, ये लोग कहते हैं कि इनके पीछे कोई एजेंसी है, वो तो स्वामी के पीछे भी कोई एजेंसी है, वो इतना पावरफुल है। कमजोर है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, असली ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं कहता मैं पैदा हुआ ब्राह्मण, मेरे गुण सब ब्राह्मण का है, और ब्राह्मण किसी से डरता नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, समझ गए? मुझे पता है भगवान किसके साथ है, मैं धार्मिक हूँ और इसीलिए उससे बल मिलती है। और पिछले ज़माने में जो भी हुआ, जब मैंने स्टैंड लिया तो आखिर में मैं जीता। मैं यही कह रहा हूँ कि आप, सोनिया सबसे पावरफुल थी, आप चले गए, जेल भेजने में लगा हूँ तब भी उसने, सोनिया ने आपको कुछ नहीं कहा? क्या कह सकती है? मेरे पास तो एक भी भ्रष्टाचार का तो कुछ नहीं है, कोई गलत काम का कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ये किसी का नहीं हो सकता, ये किसी का टीम में नहीं हो सकता, ये तो किसी की सरकार गिरा देता है, किसी की बना देता है। हाँ, वही ये करते रहे आपने। हाँ, तो ये जो कमजोर दोस्ती से बाद में आपकी हट गई। वही कहा कि दोस्ती मांगी ना, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं केसेस आपके खिलाफ नहीं विड्रॉ करूंगा, उसने मान लिया, तब मैंने उसको स्वीकार किया। उसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस के जेल भेज दिया था उसको मैंने। तो यहीं से लोग कहते हैं कि जब आप इतनी ताकतवर लोगों से लड़ते हैं तो आपके पीछे भी कोई ताकत है। लोग कहते हैं CIA हो सकती है, क्यों मोसाद हो सकती है। क्यों हो सकती है? आपके विरोधी कहते हैं ऐसे। विरोधी तो मैं कभी सुनता हूँ, विरोधी इसको सुनते तो मैं अभी गुलाम हो जाता। वो जो अब उनको जो ईर्ष्या होती है, वो क्या बोलेंगे मेरे खिलाफ? कहाँ से ये, वो कह नहीं सकते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था, कोई नहीं कह सकता। IIT में प्रोफेसर था, PhD हार्वर्ड से है। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कह सकते, कहने भ्रष्ट नहीं कह सकते। लड़की के साथ तो इसकी रिश्ते बहुत हैं, वो भी नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हैं? CIA है, मोसाद। हाँ, अमेरिकन को बोलो कि स्वामी CIA एजेंट है तो देखो क्या करेंगे, हंसेंगे। तो इनके डर में मैं एंटी CIA नहीं हो सकता। मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ CIA को। मैं तो कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को करता हूँ, और जो मैंने कहा वही होते गया। जब मैं इंदिरा गांधी की पॉलिसी सोशलिज्म का विरोध कर रहा था, यही कहते थे CIA का है। अच्छा, आपको और कुछ मजेदार बात चाहिए तो विकीलीक्स है ना, विकीलीक्स, उसमें एक अमेरिकन एम्बेसडर था 1976 में, उसने एक केबल भेजी है, उसको पढ़ लो। उसमें उसने लिखा है कि यहाँ ये स्टेट डिपार्टमेंट को ये याद रखना है कि स्वामी किसी का नहीं हो सकता। ये जितना रशिया के, सोवियत यूनियन के खिलाफ है, उतना अमेरिका के खिलाफ है। उसने उदाहरण दिया कि पार्लियामेंट में एक चिड़ियों का जो रिसर्च चल रही थी, उसमें CIA का पैसा था, तो मैंने पार्लियामेंट में उठा दिया। कोई CIA का उठाएगा? तो उसने उसका जिक्र किया। इसीलिए ये है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, ये किसी का नहीं हो सकता। ये है अमेरिका का व्यू मेरे बारे विकीलीक्स में।
तो ये जब ये जो स्पोक्समैन था कांग्रेस का, उसने कहा तो मैंने उसके ऊपर केस डाल दी 5 करोड़ का, और इसने माफीनामा लिख दी लिखित में। तो कोई भी है मेरे मुंह पर कहने बोलो, मैं उसका टेप रिकॉर्डिंग करूंगा और केस डाल दूंगा, उसका चमड़ा उतार दूंगा। ये इतना इतना बड़ा अपमान है कि मैं सारा छोड़ के इंडिया आया हूं, और मैं प्रोफेसरशिप कहीं भी बन सकता था दुनिया में, और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और कहिए कि इतना काम, इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, तुम कायर हो। तो मैं सीआईए, मैं भी कायर हूँ, बट सीआईए के मदद के कारण मैं शेर हूँ। यही है ना। अरे 82 साल के होगा, 82 साल के हो? मेरे अब 82 कंप्लीट हो जाएगा। अरे 82 साल में इतने एक्टिव रहते हो आप। मैं तो पूरा जन्म से मैं एक्टिव हूँ। मैं तो ऐसा कोई पीरियड नहीं जानता हूँ जहाँ कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। ओके। तो लास्ट सवाल सर मेरा, हाँ। ये जो घटनाओं का आप क्या मानते हैं? मान लीजिए आपने, जैसे मैंने वो सवाल पूछ रहा था कि आपने कुछ सोल्यूशन देना और सामने कोई बंदा बैठा है, मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं या मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बता दो सिखों के बारे में, हम वही कर देंगे, तो आप क्या कहोगे? मैं तो कहूँगा कि सिखों से पूछो मिनिमम डिमांड्स क्या है, मैक्सिमम डिमांड्स क्या है, और देखो किसको आप मान सकते हो। सिखों क्या कहेंगे, वो जो हीलिंग टच वाली मैं बात कर रहा था, कि उनको भाई तो उनको एंगेज करना है कि जो हुआ हिस्ट्री में, पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे आपको लगेगा कि हिंदुओं ने प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित का अर्थ जानते हो? पश्चाताप। हाँ, प्रायश्चित कर लिया है, तो बस उसके बाद हम दोनों एक ही है ना। क्या फर्क है हम लोगों में? गुरुद्वारा मैं भी जाता हूँ, आप भी मंदिर जाते हैं। गुरु नानक राम मंदिर का पहचान देकर गए। हमने इसको कोर्ट केस में उपयोग किया कि गुरु नानक ने कहा है। तो हमारे कभी नहीं था कि हिंदू और सिख अलग होंगे। हिंदू माने सनातन धर्म, कोई ऐसा हिंदू माने सब कुछ, ही और हिंदू, हिमालय हिंदू, जो यहाँ रहते हैं वो हिंदू है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंबेडकर ने लिखवाया कि हिंदू माने ये लोग। क्रिश्चियन और जू तो हो, क्रिश्चियन और मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाहर का धर्म है। ये हमारे हिंदू देश में पैदा हुआ धर्म, उसका अलग अलग नाम है, उसको सबको मिलाकर हम हिंदू कहते हैं। साधारण ऐसा ही होना चाहिए। सिखों को अलग करने के लिए अंग्रेजों का प्रयास था, क्या नहीं किया उन्होंने। ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे के साथ, दिलीप सिंह उसका नाम था, क्या वो कोहिनूर, इन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने जाकर अफगानिस्तान को भी कैप्चर करके आ गए। इधर चाइना वाला लेह लद्दाख भी तो सिखों के पास था सारा। और बिल्कुल, और सरदार, परंतु ये अंग्रेजों ने, रशिया भी नहीं टिका, पर सिख टिके। दैट्स राइट। और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा आगे और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी सिखों का। और जो हमने हिटलर का कैपिटल कैप्चर किया, वो सरदारों ने कैप्चर किया था। क्रेडिट अंग्रेज ले रहे हैं, हमने किया। वो कहते हैं नहीं वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। पर सरदार की हिम्मत हुई कि समुंदर पार करके वहाँ तट पर जब उतरे तो वहाँ से गए और जर्मनी का कैपिटल जाकर म्यूनिख को कैप्चर किया। तो है इस इतिहास, सरदारों का इतिहास, इससे गर्व करना चाहिए। हमारी हिस्ट्री की पुस्तकों में आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर का क्या है, या अभूतपूर्व ये है, अभूतपूर्व यानी एक चीज है कि दूसरे धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम औरंगजेब को कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि
सरदारों को ये पहले मानकर चलना चाहिए कि हम हिंदू और हम जिसको हिंदू कहते हैं और हम एक हैं, लेकिन हिंदुओं ने ये सब अत्याचार हमारे साथ किए है। पर सरदार ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ मतलब बकरी माने अलग, हम एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग पहचान है, हम एक अलग कौम है, सिख कौम। मद्रासी का भी अलग पहचान है। मैं मद्रासी तमिल बोलता हूँ, मेरे जो संस्कार हैं वो उत्तर भारत से अलग है। मेरा जो रिश्ते हैं महिलाओं के साथ, यानी माँ बहन ये सब, ये तो यहाँ से अलग है। यहाँ तो महिला पर्दा आज भी पहनते हैं। हमारे हिंदुओं में तमिलनाडु में कोई भी महिला ऐसे पहनेगी तो वो विधवा है, कोई महिला नहीं पहने डालेंगे ऐसे ओपनली। महिला सब जगह में है, जैसे पहले पुराने ज़माने में होती थी, क्योंकि यहाँ मुसलमान कम गए ना दक्षिण में, तो इसीलिए ये फ़र्क तो होगा ही। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम हिंदू हो, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने हिंदुओं को बचाया, हिंदू की सेवा की, हिंदू की हम कृतज्ञ हैं। हम यानी एक जिसको क्या कहते हैं, हम आपको आप यानी एहसान मानते हैं, ये है। परंतु दोनों एक रहना चाहिए। हम खालिस्तान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, जितना भी खून खराब हो। ਧੰਨਵਾਦ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਊ स्वामी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ।